नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सभी साहित्य प्रेमियों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज आप सबके सामने लेकर उपस्थित हूँ फ्रेंच राइटर गाय मोपासा द्वारा रचित एक खूबसूरत कहानी द डायमंड नेकलेस का हिंदी अनुवाद लेकर। कहानी का नाम है हीरो का हार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। वह उन रूपवान मनमोहनी नवयुवतियों में से एक थी जो कि दुर्भाग्य से एक क्लर्क के घर पैदा हुई थी। उसके पास कोई धन, कोई आशा, प्रसिद्ध होने का एक भी उपाय नहीं था कि वह किसी अमीर अथवा नामी आदमी द्वारा देखी जाए, पसंद की जाए अथवा पसंद कर ली जाए। उसने स्वतः ही एक मामूली क्लर्क से विवाह कर लिया था जो शिक्षा मंडल में नौकर था। वह बहुत सीधी सादी थी, इतनी कि स्वयं को भी नहीं चाह सकती थी। और औरतें वहां किसी जाति, वर्ग, आकर्षण या सौंदर्य से नहीं बल्कि उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों, उसकी नारी सुलभ व्यवहार कुशलता और नारीत्व के गुणों से ही पहचानी जाती हैं कि वे किस वर्ग से संबंध रखती हैं। वही गुण उन्हें अच्छी सम्मानित पत्नियों की तरह अच्छी पुत्रियां भी बनाते हैं। वह स्वयं को सदा हीनता से ग्रसित पाती। उसे लगता मानो वह जीवन में मिलने वाले सभी सुख सुविधा के लिए ही पैदा हुई है, परंतु अपने घर की गरीबी, मटमैली दीवारें, टूटी कुर्सियां और मामूली सामान से पीड़ित रहती थी। कोई अन्य सामान्य औरत होती तो वह इन सामानों पर विशेष ध्यान नहीं देती, पर यही सब उसे पीड़ा देते और व्यथित किए रहते। जिसने भी उसका छोटा सा घर बनाया था उसके बारे में सोच सोचकर वह गुस्से से भर जाती थी। उसी दिन वह सुनहरे दिवा स्वप्नों में डूबी रहती। वह देखा करती बड़े बड़े विशालकाय कमरे जिसमें पुराने नामी गिरामी चित्रकारों की बड़ी बड़ी कृतियां लटकी हैं। बड़े बड़े खूबसूरत फानुसों से प्रकाशित, यंत्रों से गर्म होते कमरे की गर्म हवा में झपकी लेती वह उनींदी है। उसके विशालकाय कमरे सिल्क के लंबे व बेशकीमती भारी पर्दों, कलात्मक खूबसूरत फर्नीचरों से सजे हैं, जिसमें छोटे छोटे महकते केबिन हैं, जिसमें बैठकर वह शाम के 5 बजे ऐसे खास लोगों से बात करे जो अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हों और जिनके पीछे जवान लड़कियां दीवानी हो, उनसे मिलने की ख्वाहिश रखती हो। जब वह खाने की गोलमेज पर, जिसका मेजपोश पिछले 3 दिनों से नहीं बदला था, वह अपने पति के सामने बैठी थी, उसके पति ने उस पर पड़े धब्बों को छिपाते हुए कहा, प्रिय, मैं इसे अच्छा नहीं मानता कि। और वह पुनः अगले ही क्षण चांदी के चमकते बर्तनों में होने वाले विशाल सहभोज की कल्पना में खो जाती। वह सोचने लगती, सुंदर, खूबसूरत, नक्काशीदार प्लेटों में परोसे जाने वाले नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की गुलाबी रंगत के चिकन का गोश्त खाते समय पौराणिक देवताओं की तरह मुस्कान लिए आमंत्रित मेहमानों की सरगोशियों में विचरने लगी। उसके पास ना अच्छी फ्रॉक थी और ना ही अच्छे जेवर। वह सिर्फ उन्हीं चीजों से प्रेम करती थी। उसे लगता कि उसका जन्म ऐसी ही चीजों के लिए हुआ है। उसे बड़ी इच्छा थी कि बहुत से लोग उससे मिलें, बात करें, उसे खुश रखें। वह हमेशा प्रसन्नचित्त, चुस्त व जवान रहे। उसकी एक रईस दोस्त थी जो बचपन से उसकी सहपाठिनी थी, परंतु जिससे वह कभी मिलना पसंद नहीं करती थी,
क्योंकि जब भी वो उससे मिलकर लौटती तो सारे दिन वह अपने जीवन में व्याप्त दुख, विषाद व अपनी कमियों के लिए बिलखती रोती रहती। एक शाम उसका पति हाथ में एक बड़ा लिफाफा पकड़े खुशी खुशी घर लौटा। देखो, वह बड़े उत्साह से बोला, यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उसने शीघ्रता से लिफाफा खोला, एक छपा हुआ निमंत्रण पत्र निकाला जिसमें शब्द लिखे थे, सोमवार दिनांक 18 जनवरी को शिक्षा मंत्री और उनकी धर्म पत्नी अपने निवास पर श्रीमान एवं श्रीमती लॉसेल को सह नृत्य एवं भोज पर सादर आमंत्रित करते हैं। जैसा कि उसके पति ने कल्पना की थी, उसके विरुद्ध बड़ी उपेक्षा से वह आमंत्रण पत्र टेबल पर फेंकते हुए बड़बड़ाई, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि यह सब मुझे बहुत पसंद है? परंतु प्रिय, मैं तो सोच रहा था कि यह तुम्हें प्रसन्न कर देगा। तुम कभी बाहर नहीं निकलती हो और यह एक मौका है, सुनहरा मौका, और मुझे इसे प्राप्त करने में बड़ी मुश्किल उठानी पड़ी। हर कोई यह निमंत्रण प्राप्त करना चाह रहा था, पर यह बहुत ही खास विशेष लोगों को ही दिया गया है, पर बहुत से वही काम करने वालों तक को नहीं दिया गया। तुम वहां हमारे विभाग के सभी लोगों को एक साथ देख सकोगी, सबसे मिल सकोगी। उसने उलाहना भरी दृष्टि से देखा और अधीरता से कहा, तुम क्या समझते हो, क्या मैं वहां ऐसे ही कपड़ों में जाऊंगी? उसने इस बारे में कभी सोचा भी न था। उसने सांत्वना सी दी, क्यों? थिएटर जाते समय तुम जो पोशाक पहनती हो उसमें तो तुम बहुत भली और लुभावनी लगती हो। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर दुविधा में पड़ गया। आंखों की कोर से दो बड़े बड़े आंसू उसके होठों के पास गिर गए। वह बड़ी मुश्किल से किसी तरह बोल पाया, क्या बात है? आखिर बात क्या है? बड़ी मुश्किल से वह अपने को संभाल पाई। आंसुओं से भीगे गालों को पोंछते हुए उसने बड़ी धीमी आवाज में उत्तर दिया, कुछ नहीं, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, अतः मैं इस मौके पर जा न सकूंगी। ज्यादा अच्छा हो कि तुम यह निमंत्रण पत्र अपने किसी ऐसे दोस्त को दे दो जिसकी बीवी ऐसे मौकों पर पहुंचने के लिए मुझसे अधिक संपन्न हो। वह उदास हो गया, पर उसने कहा, जरा यह तो सोचो मटिल्डा, एक अच्छी महंगी पोशाक पर कितना खर्च होगा जिसे हम कभी किसी और मौके के लिए बचा सकते हैं। यह तो बड़ी साधारण सी बात है। मटिल्डा ने कुछ देर सोचा, फिर अपने पति, एक अपव्ययी मामूली क्लर्क की हैसियत का अनुमान लगाते हुए उसने इतना खर्च करवाना चाहा जिसे कि उसका पति मना नहीं करता। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं कह सकती, पर मुझे लगता है कि तकरीबन कम से कम 400 फ्रैंक से काम चल जाएगा। थोड़ी देर के लिए वह दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसने करीब करीब इतना ही धन एक छोटी सी बंदूक खरीदने के लिए जमा किया था, ताकि वह अगली गर्मी तक अपने दोस्तों के साथ किसी शिकारी दल में शामिल हो सके, जो पिछले इतवार ही पक्षियों का शिकार करने गए थे। फिर भी मन मारकर उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, पर तुम एक बेहतरीन पोशाक सिलवाने की कोशिश करना। अंततः सह नृत्य का दिन समीप आ गया। मादाम लॉसेल अब भी उत्तेजित और चिंतित दिखाई दे रही थीं। आखिर उसकी नई पोशाक करीब करीब तैयार सी हो गई थी। एक शाम उसके पति ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? पिछले 2-3 दिनों से तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो। तुम्हारा व्यवहार भी अजीब सा है। किसी तरह उसने उत्तर दिया, सच में मैं घबराई हुई हूं कि मेरे पास एक भी गहना नहीं है, अपने आप को सजाने के लिए एक भी नहीं। मैं इतने बड़े मौके पर कितनी सूनी लगूंगी। इससे अच्छा होता कि मैं जाना ही पसंद न करूं। उसने सुझाया, तुम कुछ ताजे फूल पहन लेना, इस मौसम में बड़े खिलते हुए उगते हैं।
कोई 10 फ्रैंक में तुम कोई 2-3 अच्छे गुलाब पा सकोगी। वह सहमत नहीं हुई। नहीं, उसने उत्तर दिया। इससे अधिक लगने वाली बात क्या होगी कि मैं रईस बड़े बड़े आदमियों की पत्नी के बीच सूनी सूनी लगूं। इस पर उसका पति चिल्ला उठा, हम भी कितने बेवकूफ हैं। अच्छा हो कि तुम अपने मित्र मदाम फ्रॉस्टर के घर जाओ और उनसे निवेदन करो कि वह तुम्हें अपने कुछ गहने अस्थायी रूप से उधार दे दे, महज इस मौके के लिए। तुम्हारी तो उससे बड़ी घनिष्ठता है ना। वह एक नई आशा से झूम उठी। यह सचमुच ही एक अच्छा रास्ता है। अरे, मैंने तो इस बारे में सोचा ही न था। अगले दिन वह स्वयं अपनी सहेली के घर पहुंची और उससे अपनी विपदा सुनाई। मदाम फ्रॉस्टर सब कुछ सुनकर अपने शीशे की अलमारी के पास पहुंची। उसमें से गहनों का एक बड़ा डिब्बा निकाल लाई और मदाम लॉसल के सामने खोलकर बड़े अपनत्व से बोली, इसमें से कुछ भी ले लो प्रिय। सबसे पहले उसने कंगन देखे, फिर मोतियों की एक लड़ी देखी, फिर एक बहुत ही नक्काशी किए हुए क्रॉस पर ध्यान लगाया। उसने उन सब गहनों को पहन पहन कर स्वयं को दर्पण में देखा। वह दुविधा में थी, ना तो वह कुछ ले सकने की स्थिति में थी और ना ही कुछ छोड़ सकने की हालत में। फिर उसने पूछा, क्या इन सब के अतिरिक्त आपके पास कुछ और नहीं है? क्यों नहीं? हाँ, तुम ही देख लो। मैं कह नहीं सकती कि तुम्हें क्या पसंद आए। आखिर में मदाम लॉसेल ने काले सिल्क के एक डिब्बे में लिपटा एक अद्भुत हीरो का हार देखा। एक असाधारण ललक से उसका दिल धड़कने लगा। जैसे ही उसने उसे उठाया, खुशी से उसके हाथ फड़कने लगे। अपने वस्त्रों के ऊपर उसने उसे गले पर लगाकर देखा। वह बौरा गई, खो गई। आखिर में बड़े असमंजस में संकोच से पूछा, क्या यह आप मुझे उधार दे सकती हैं? सिर्फ यही। क्यों? हाँ हाँ, अवश्य, तुम सहज ले जा सकती हो। वह हमारे उत्तेजना में खुशी के अपनी दोस्त के गले से लिपट गई, उसे अंक में भर लिया और अपने अनोखे उपहार के साथ लौट आई। सह नृत्य का दिन भी आ गया। मदाम लॉसेल को वह नृत्य बहुत भाया। उन्हें खूब फला भी हुआ। वह उपस्थित सभी मेहमानों में सबसे अधिक आकर्षक, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित लग रही थी। हर आदमी ने उसे देखा, उसका नाम पूछा, उससे भेंट करने की इच्छा प्रकट की। मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य ने उसके साथ नाचने की इच्छा जाहिर की। स्वयं शिक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दिया। अपने सौंदर्य की विजयश्री के प्रतीक स्वस्थ अपनी अद्भुत सफलता पर एक उड़ते हुए खुशी के बादल की तरह जो खास मौके पर आ गया हो। अपनी सभी प्रसन्नपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के लिए एक औरत को पसंद आने वाली सभी प्रिय भावनाओं से मदमस्त हो, खुशी से पागल हो, बिना कुछ और सोचे वह बहुत उत्साह से मग्न होकर नाची। वे करीब सुबह सुबह 4 बजे घर लौटे। उत्सव के समय उसका पति एक कोने में आधी रात के बाद अजगा अलसाया सा 3 अन्य पुरुषों के साथ बैठा था, जिनकी पत्नियां अपने आप में ही खोई हुई थीं। रोजमर्रा के साधारण कपड़ों के ऊपर उसने साधारण सा ओवरकोट लपेटा था। ओवरकोट के सादेपन और विशेष मौकों पर पहने जाने वाले वस्त्रों की शालीनता में उल्लेखनीय अंतर था। उसने इस स्थिति को भांप लिया कि अन्य स्त्रियां जो कीमती वस्त्रों से लदी फदी थी, कहीं उसकी स्थिति को पहचान न ले। उसने लौटने में फुर्ती की। लॉसॉल ने उसे प्यार से थाम लिया। जरा ठहरो, बाहर लौटने में तुम्हें ठंड लग जाएगी, मैं कोई कोच बुला लेता हूं। परंतु उसने यह सब नहीं सुना। तेजी से सीढ़ियां उतर गई। जब वे सड़क पर थे, उन्होंने वहां कोई कोच नहीं पाई। वे प्रतीक्षा करने लगे। तभी दूर से जाती हुई एक कोच के कोचवान को आवाज दी। ठंड से सिहरते, रात के थके वे फुटपाथ पर आगे बढ़ते गए। आखिरकार
अगले चौराहे पर उन्हें एक कोच मिल गई। जैसा कि अपनी दिन भर की गरीबी, माली हालत पर तरस खाकर, शर्मिंदा होकर वह पेरिस की सड़कों पर आधी रात के बाद ही मिलती है। वह कोच उन्हें उनके घर के सामने तक ले गई। गिरते पड़ते वे किसी तरह अपने मकान पर पहुंचे। अब उसे शांति और तसल्ली मिली थी। उसके पति को याद आया कि उसे कल सुबह 10 बजे तक ऑफिस भी पहुंचना था। इस अभूतपूर्व अवसर में अपनी सफलता के मद में डूबी अपने सौंदर्य को अंतिम बार निहारने के लिए उसने आईने के सामने खड़ी होकर अपना ओवरकोट उतारा। लगभग एक चीख सी उसके गले से निकल उठी। उसका बेशकीमती खूबसूरत हार गले में नहीं था। उसका पति, जो आधे कपड़े उतार चुका था, पूछा, क्या बात है? वह तेजी से उसकी ओर मुड़कर बोली, मेरे 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 पास अब मादाम फ्रॉस्टर का हार नहीं रह गया है। उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या? यह कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। उसके बाद उसने अपने कपड़ों की तह में, आलों में, पॉकेटों में, हर जगह हार को छान मारा, पर वे उसे नहीं पा सके। उसने फिर पूछा, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि लौटने के पहले तुमने उसे पहना था? हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। जब हम मंत्री के मकान से बाहर निकले थे तब मैंने उसे अपने गले पर अनुभव किया था। परंतु यदि तुमने उसे रास्ते में खोया होता तो उसके गिरने की आवाज अवश्य सुनाई देती। जरूर वो कोच में रह गया होगा। हाँ, यह भी हो सकता है। तुमने उस कोच का नंबर देखा? नहीं। और तुम? क्या तुमने पढ़ा था? क्या नंबर था? नहीं। वे एक दूसरे के उतरे हुए चेहरे को देख रहे थे। अंत में लासॉल ने फिर सारे कपड़े पहने। मैं जा रहा हूँ, उसने कहा। जिस फुटपाथ पर जहाँ हम पैदल चले थे, मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ। शायद वहाँ हमें पड़ा मिल जाए। वह चला गया। मटिल्डा रात को सोने के कपड़ों में सुन्न बैठी रही। उसमें अब बिस्तर पर भी जाने की हिम्मत नहीं रह गई थी। वह बिना विचार, बिना किसी इच्छा के निश्चेष्ट वहीं पास रखी आराम कुर्सी पर लुढ़क गई। 7 बजे सुबह के करीब उसका पति वापस आया। उसे मिला कुछ नहीं था। वह पुलिस के दफ्तर में गया, कोच कार्यालय में गया, अखबार में इश्तिहार दिया कि हार लौटाने वाले को इनाम दिया जाएगा। यानी उन्होंने वो सब किया जिससे उन्हें रत्ती भर भी आशा थी। इस भयानक हादसे के बाद वह सारे दिन गुमसुम चुपचाप बैठी रही। शाम को लॉसॉल ऑफिस से थका हारा मुंह लटकाए घर वापस आया। उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसने कहा, अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि तुम अपनी दोस्त को लिख दो कि तुमसे असावधानीवश हार का कुंदा उखड़ गया है और तुम बहुत जल्दी उसे बनवा कर उन्हें लौटाओगी। इस तरह हमें इस विषम स्थिति से संभलने का मौका मिल जाएगा। जैसा जैसा उसके पति ने लिखवाया था वैसा ही अक्षरशः उसने अपनी पुरानी सहपाठिनी मित्र को लिख दिया। सप्ताह भर बाद उन्होंने हिम्मत हार दी। वे सारी आशा छोड़ चुके थे। 5 साल बड़े लासॉल ने सुझाया, ढाढ़स बंधाई। इस हार को वापस करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने उस डिब्बे को खोला जिसमें वो हार रखा था, जिस पर जौहरी की दुकान का पता लिखा था। उसे पढ़कर वे उस दुकान पर पहुंचे। उसने अपनी बिक्री की किताबें देखकर बताया, यह हार मेरी दुकान से नहीं बेचा गया है। मैंने तो सिर्फ इसे रखने के लिए सिर्फ डिब्बा ही बनवा कर दिया था। उसके बाद वे एक के बाद एक कई सुनारों की दुकान पर गए और अपनी स्मृति से ठीक वैसे ही हार की मांग की। अंत में निराश और थकान के कारण वो पस्त हो गए। पैलेस रॉयल की दुकान पर उन्हें हीरो का हार ठीक वैसा ही लगा जैसा कि उनके हाथों से खो गया था। उसकी कीमत कोई 40,000 फ्रैंक थी। ज़्यादा से ज़्यादा रियायत करके
उसे 36,000 फ्रैंक में प्राप्त कर सकते थे। लासॉल के पास आधी राशि थी जो उसके पिता ने वसीयत के रूप में छोड़ी थी। बाकी उसने उधार से जुटाए, किसी से 1,000, किसी से 500 मांगे। उसने प्रत्येक से प्रार्थना की, सबको कर्ज जल्दी लौटाने का आश्वासन दिया और जहां जहां से सूद पर धन प्राप्त हो सकता था सभी साहूकारों से उधार लिया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एक तरह से हस्ताक्षर कर स्वयं को गिरवी रखवा दिया, बिना यह जाने कि वह उसे लौटा भी सकते हैं या नहीं। भविष्य की काली चिंताओं से घिरा, आने वाली विपदाओं से जकड़ा, अपने पेट को काटकर, अपनी मानसिक व्यवस्थाओं को दबाकर लासॉल दंपति ने जौहरी की दुकान पर हार की पूरी कीमत जमा कर वे हीरों का नया हार पाने के लिए पहुंच गए। जब मादाम लॉसॉल ने मादाम फॉस्टर को हीरों का हार वापस किया तो उन्होंने कुछ तुनकती आवाज में व्यंग करते हुए कहा, आपको इसे मुझे जल्दी लौटा देना था क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ सकती थी। उसने वह नया डिब्बा खोला जिसके लिए मादाम लॉसल डर रही थी कि नया हार देखकर वह क्या सोचेंगी, वह क्या कहेंगी। उन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैंने असली पुराना हार चुरा लिया है अथवा बदल कर या नया रख दिया है। मादाम लॉसॉल ने अब अपनी आवश्यकताओं की तंगी की यथार्थ स्थिति का बोध किया, पर उन्होंने बड़ी धीरता व वीरता से स्थिति को संभाला। वह सब अथाह कर्ज उन्हें उन सबको किसी तरह लौटाना आवश्यक था। वह उसे अवश्य लौटाएगी और जल्दी ही सबको चुकता कर देगी। उसने अपनी नौकरानी छुड़वा दी। उन्होंने सस्ते किराए वाला मकान ले लिया तथा उस नए मकान के भी कुछ कमरे किराए पर दूसरों को दे दिए। उसने गृहस्थी की प्रत्येक चीज़ों की हिफाजत करना सीखा। खाना बनाने का काम हाथ में ले लिया। अपने खूबसूरत गुलाबी नाखूनों की मदद से चिकनाई लगी प्लेटों और बर्तनों की पेंदी को खुरचकर वह खुद हाथों से धोती। चिकन के कपड़े, मेज़पोश, पर्दे, शमीज़ें, वह सब कुछ अपने हाथों से धोती, जिन्हें वह स्वयं तार पर सूखने भी डालती। उसने पानी लाने वालों का भी हिसाब कर दिया और स्वयं नीचे सड़क पर उतरकर हर सुबह खुद पानी भरती। हर सीढ़ियों के मोड़ पर सांस लेने के लिए रुका करती। उसने साधारण लोगों की पत्नियों की तरह वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। वह स्वयं अपने हाथों से डलिया उठाए किराने वाले, मांस वाले तथा फल बेचने वालों की दुकान पर जाया करती, अपनी आड़ी पूंजी का एक एक पैसा बचाने। पति किसी व्यापारी के खातों को ठीक करने के अतिरिक्त काम करता और रात में प्रायः 5 सिक्के प्रति पेज के हिसाब से नकल भी किया करता। इसी प्रकार उनकी शरीर प्रवृत्ति ऐसी मजबूत, काम करने वाली परिश्रमी औरत की तरह हो गई थी। उसके बाल ढंग से काढ़े नहीं गए थे। उसका स्कर्ट भी मटमैला हो गया था। उसके हाथ खुरदुरे व आवाज भी कुछ कर्कश हो गई थी। वह पानी की तेज बौछारों से मकान के फर्श धोया करती, परंतु कभी कभी जब उसका पति दफ्तर में रहता तो वह चुपचाप उदास होकर खिड़की के पास बैठ जाती थी। कभी अतीत में हुए शाम के उस सहनृत्य को याद करती, उस सहनृत्य की जिसमें वही सबसे अधिक सुंदर और पसंद की जाने वाली थी। क्या होता यदि वह हीरो का हार नहीं खोती? कौन जानता था? जीवन कितना अजीब, अनिश्चित और परिवर्तनशील है। कितनी छोटी सी बात भी किसी के जीवन को कितना बना या बिगाड़ सकती है। एक इतवार को जब वे सप्ताह भर की थकान दूर करने के लिए चैम्सलेसीस में टहल रही थी, एकाएक उन्हें एक औरत की झलक मिली जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। वो मदाम फ्रॉस्टर थीं, जो अब भी पूर्णतः युवा, आकर्षक व जवान लग रही थीं। मदाम लासेल सोच में पड़ गई। वे उनसे बोले या नहीं? हाँ, जब मैं तुमसे मिली उसके बाद हमारे कुछ दिन बहुत बुरे थे और यह सब तुम्हारे कारण से हुआ है।
मेरे कारण? वह कैसे? तुम्हें उस हीरो के हार की तो अच्छी तरह याद होगी जिसे तुमने मुझे मंत्री के घर पहन जाने के लिए एक रात के लिए उधार दिया था। हाँ हाँ, वह तो मुझे खूब याद है। हाँ, वही मुझसे वास्तव में खो गया था। वह कैसे? तुमने तो वह मुझे लौटा दिया था। मैंने वह नहीं, ठीक वैसा ही दूसरा लौटाया था, और उसकी कीमत की भरपाई करने के लिए हमें अपने जीवन के 10 बहुमूल्य वर्ष गिरवी रखवाने पड़े। तुम कुछ कल्पना कर सकती हो? जिसके पास कुछ भी नहीं है। यह सब सरल नहीं है, परंतु अब सब कुछ हो चुका है, और जो हो चुका है मैं उसके लिए पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मदाम फ्रॉस्टर थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले में हीरो का एक नया हार खरीदा था? हाँ, उस समय तुम पहचान नहीं पाई, वह ठीक पहले सा ही था। इतना कहकर मदाम लॉसेल गर्व से निश्चिंत होकर धीरे से मुस्कुराई। यह सब सुनकर मदाम फ्रॉस्टर को बड़ा धक्का सा लगा, और जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, दया से सामने वाली के दोनों हाथ थाम लिए। ओह मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा हीरो का हार तो नकली था, और उसकी कीमत कोई 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और कहानी और कुछ और ऐसे ही खूबसूरत किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, प्रस्तुति और लेखक से संबंधित अपने कोई भी विचार या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।